नमस्कार श्रोताओं। बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी 91.2 एफएम सामुदायिक रेडियो से मैं हूं डॉक्टर राकेश रयाल। और जैसे कि आपको पता है श्रोताओं कि हम हेलो हल्द्वानी संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। इसके साथ ही राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जो भी गतिविधियां या समसामयिक जो विषय होते हैं उन पर हम बात करते हैं। देश और राज्य के विकास के लिए बात करते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम राज्य के राज्यपाल महोदय लेफ्टिनेंट जनरल श्री गुरमीत सिंह जी से बात करेंगे और इस कि 2023 जो उत्तराखंड के लिए कैसा रहा और राष्ट्रीय स्तर पर हम क्या कर रहे हैं और आगामी जो नया वर्ष आने वाला है 2024 उसमें हमारी क्या योजनाएं रहेंगी, क्या सोच रहेगी, इन तमाम बिंदुओं पर हम गवर्नर साहब से बात करेंगे। तो सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और हमें खुशी हुई है कि आपने अपनी बात को समाज तक पहुंचाने के लिए हेलो हल्द्वानी 91.2 एफएम का चयन किया। आपका पुनः स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। सबसे पहला मेरा हर एक श्रोता को, हेलो हल्द्वानी के हर एक सुनने वाले को मेरा जय हिंद और नमस्कार। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं हेलो हल्द्वानी के प्रोग्राम पर आता हूँ। ऐसा लगता है कि ये एक साधन है जिससे मैं आत्मा की बात अब हर उत्तराखंडी के साथ कर सकता हूँ। आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है कि 2023 में क्या हासिल किया है, 2024 में क्या करना है और हमारा मार्ग कहाँ जा रहा है और हमारा लक्ष्य कहाँ है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन के अंदर में लक्ष्य, मिशन, एम, ऑब्जेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। सच कहूँ तो 2023 का जो साल है अपने आप में उत्तराखंड के लिए और पूरे भारत के लिए एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है। जी सर। इस क्षण के ऊपर में जो ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडर्नाइजेशन, जो विकास, जो प्रगति हो रही है वो अलग ही दर्जे की है। अगर हम बहुत बारीकी से देखें तो 2023 ने उत्तराखंड को क्या दिया। जी सर। बहुत खुशी होती है वो याद करके कि G20 की 3 मीटिंग्स यहाँ पर हुई। और सच कहूँ तो जो पहली मीटिंग थी रामनगर की, वो अपने आप में बिल्कुल अलग थी। हमको इन तीनों मीटिंग ने पूरे ग्लोबल ऑडियंस से मिलाया है। हमारे जो भी अतिथि आए थे, और हमारी तो परंपरा है अतिथि देवो भव, और जिस प्रकार से हम उनके साथ कनेक्ट हुए तो ऐसा लगता है कि ये ग्लोबल कनेक्ट, ग्लोबल कांटेक्ट और ग्लोबल कंज्यूमरिज्म के साथ में हमारा मिलाप हुआ है। कभी कभी ऐसा लगता है कि दुनिया ने हमको बहुत करीब से आके देखा है। जो हमारा औभगत था उनके लिए, जो हमारे राज्य की जो डिविनिटी है, जी सर। स्पिरिचुअलिटी है, जो दिव्यता और भव्यता है, जो प्रभु वाहिगुरु, जो शिव जी का हमको वरदान है, उन्होंने उस चीज़ को महसूस किया जब वो हमारी कला संस्कृति को देख रहे थे, जब वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमारे विकास के इरादों को देख रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि उत्तराखंड का मिलाप पूरी दुनिया के साथ में हो रहा है। उस 3 इवेंट ने उत्तराखंड का नाम पूरे दुनिया के वर्ल्ड मैप के ऊपर में गढ़ दिया है। उसके बाद में इस साल उत्तराखंड ने अपने पॉलिसीज, नीतियों के ऊपर में बहुत कार्य किया है। एक उत्तराखंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट बोर्ड बनाया है। 33 पॉलिसियों का निर्माण किया है कि किस प्रकार से हम विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर में जाएं। और एक वर्ल्ड लेवल की कॉन्फ्रेंस हुई जो डिजास्टर मैनेजमेंट के विषय के ऊपर में थी। लेकिन देखिए प्रभु का खेल और उनका आशीर्वाद किस प्रकार था। उसी क्षण के ऊपर में हमारे सामने में सिलक्यारा टनल का एक चुनौती थी, और ये चुनौती पूरा विश्व देख रहा था कि किस प्रकार हमारे 41 जो हमारे भाई हैं, हमारे परिवार के सदस्य थे, श्रमिक थे, वो किस प्रकार वहाँ 17 दिन 400 घंटे उन्होंने एक ऐसा
एक मैं कहूँगा एक स्टैंडर्ड सेट किया है कि डिजास्टर रेजिलियंस क्या होता है, किस प्रकार से हिम्मत से, साहस से चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। और एक तरफ तो हमारा वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट शुरू हुआ और उसी वक्त हमको जो हमारा चैलेंज था उसके अंदर में सक्सेस मिली। और उसके बाद में आपने देखा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हुआ, हमने तो बहुत नम्रता के साथ, हम्बलनेस के साथ में 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा था। लेकिन देखिए पूरे विश्व के अंदर में कितनी एक्साइटमेंट है उत्तराखंड के अंदर में इन्वेस्टमेंट करने की। 3.5 लाख का इन्वेस्टमेंट का जो MOU है ऑलरेडी साइन हो गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि 44,000 करोड़ 44,000 करोड़ का ग्राउंडिंग हो गया। मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया के इन्वेस्टर चाहते हैं कोई ऐसी जगह मिले जहाँ पर प्रभु की दिव्यता, भव्यता, एक ऐसा एनवायरनमेंट हो, पीसफुल एनवायरनमेंट जो मैन्युफैक्चरिंग को, जो इन्वेस्टमेंट की इज्जत करता है। और इस बार मैं एक बात बहुत खास तौर से कहना चाहता हूँ कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी माना गांव में गए, जी जी। उनके जाने से पहले हम सदा ही माना गांव को लास्ट विलेज कहते थे, अंतिम गांव कहते थे। लेकिन एक ऐसा परिवर्तन आया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने माना गांव को प्रथम गांव का, उससे तो पूरा सरहद के ऊपर में जितने भी गांव हैं उनका पर्सपेक्टिव, नजर, सोच, विचार, धारणा ही चेंज हो गई। और उस सोच से जो वाइब्रेंट विलेज स्कीम का उत्पन्न हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे गांव हैं बॉर्डर एरिया के अंदर में, उनका जो विकास है वो बहुत ही तेज गति से होगा। और एक और प्रभु के क्षेत्र में बहुत बड़ा कदम हुआ 2023 में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आदि कैलाश, मानसखंड, जागेश्वर जी के मंदिर में आए। और मुझे ऐसा लगता है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रेम, प्यार, श्रद्धा जो चार धाम के साथ था, उसने इस साल के अंदर में 56 लाख यात्री, श्रद्धालु उन्होंने हमको विजिट किया। इस बार जो कांवड़ यात्रा थी उसके अंदर में 4 करोड़ 17 लाख श्रद्धालु आए। और मुझे ऐसा लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनकी सोच, उनकी दृष्टि और उनका जो उत्तराखंड से स्पेशल लगाव है, उससे अभी मानसखंड में आने वाले सालों में बहुत बड़ा समूह आएगा टूरिस्ट का, जो प्रकृति को प्यार करते हैं, जो ब्रह्मांड को प्यार करते हैं, जो शिव जी के लिए श्रद्धा, अर्चना और पूजा करते हैं। सच कहूँ तो ये 2023 अपने आप में एक बहुत ही डिफाइनिंग मोमेंट्स रहे हैं उत्तराखंड की हिस्ट्री के अंदर में, क्योंकि हर एक क्षेत्र में, चाहे वो टूरिज्म में हो, इन्वेस्टमेंट में हो, जहाँ विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल, रोड, एविएशन के इलाके के अंदर में एक बहुत ही गति से विकास रिकॉर्ड किया गया है। जी सर, बहुत ही संक्षिप्त में और बहुत ही बेहतर बात आपने राष्ट्रीय और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में दोनों को जोड़ते हुए कही। और ये बहुत बड़ी बात है कि जो हमारा विज़न है 2047 वाला, जो बहुत बड़ा हमने संकल्प लिया है राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य को उससे जोड़ते हुए हम कहाँ पर हैं, और ये आपने बहुत बेहतर ढंग से बताया। और 2023 के खासकर एज ये हम ये कहें कि आप राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं और एक संवैधानिक पद पर हैं, उस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपने कैसे इस राज्य को आगे निर्देशित किया और 23 की उपलब्धियां आपने गिनी। सर, इसी में मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि आप सैन्य सेवाओं में एक बहुत बड़े पद पर रहे हैं और आपका बहुत ही अच्छा अनुभव है। यदि आज की डेट में हम देखें वर्तमान में, तो जो सैन्य सेवाएं हैं राष्ट्र की, देश की, उस पे उसको आप कहाँ पर देखते हैं वर्तमान में? आपने बहुत सुंदर जिक्र किया 2047 का। मैं तो 2047 को एक बहुत ही विश्वास से देखता हूँ, क्योंकि ये जो 2047 है, दिस विल मार्क 100th ईयर ऑफ आवर इंडिपेंडेंस। हमने
आज़ादी की 100 साल के बाद में क्या पाया, ये अपने आप से क्वेश्चन करना चाहते हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि वी हैव बेंचमार्क कि 2047 में हम क्या होंगे। 2047 में वी विल बी ए विकसित राष्ट्र, जी सर। आत्मनिर्भर भारत और सर्वश्रेष्ठ भारत। और मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि 2047 के अंदर में भारत विश्व गुरु होगा। जी सर। मैं इस बलबूते के ऊपर मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार से समूचे भारत ने, उत्तराखंड ने संकल्प लिया है कि हम किस प्रकार से जो विकसित राष्ट्र का मिशन है उसको अचीव करें। कभी कभी ऐसा लगता है कि जो भी योजनाएं भारतीय सरकार बनाती है, क्या ये अंत्योदय तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? क्या ये लाभार्थियों को उनको फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है? क्या ये जो हमारे आगे के डिस्ट्रिक्ट हैं, जहाँ सरहद के पास गांव हैं, इनको फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है? ये सवाल हम हर वक्त अपने आप से पूछते हैं। अभी हाल ही के अंदर में विकसित राष्ट्र संकल्प यात्रा बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है और इसको एक बहुत ही संचार कम्युनिकेशन के सिस्टम से एक आईसी वैन, जी इंफॉर्मेशन एजुकेशन और कम्युनिकेशन वैन के साथ में, और जितने भी हमारी योजनाएं इसको आगे कैसे लेके जाएं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा तो बहुत बड़ा नंबर है 140 करोड़ का, जी जी कहीं ऐसा ना हो कि कोई पिछड़ जाए। जी तो सर। इसलिए बहुत जरूरी है कि जितनी भी योजनाएं हैं वो इम्प्लीमेंट हुई कि नहीं हुई, इसका चेक किया जाए। मेरे को ऐसा लगता है ये जो विकसित राष्ट्र संकल्प यात्रा है, इससे एक रिकन्फर्मेशन हो रहा है कि जो जो नहीं जुड़े हैं उनको किस प्रकार इन योजना के साथ जोड़ा जाए। मैं हाल ही में एक ऐसे ही गांव के अंदर में गया जी सर। जो हमारे विकास नगर के अंदर में है। एक उस वक्त में मेरे को बहुत खुशी हुई कि जितने कार्यकर्ता हैं उन्होंने एक वॉलंटियर तरीके से इस चीज़ का यकीन किया कि आधार कार्ड बने हैं कि नहीं बने हैं, जी सर। अकाउंट्स बने हैं कि नहीं बने हैं, आयुष्मान कार्ड बना है कि नहीं बना है, जो एलपीजी गैस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ठीक है कि नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमने 17 प्लान्स रूरल एरियाज के लिए किए हैं, जी वो सर। सारा प्लान्स का फायदा सबको मिला है कि नहीं, कहीं कोई ऐसा तो नहीं रह गया है जिसको इसका फायदा नहीं हुआ है। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 2047 का संकल्प है, आई एम डेफिनेट अबाउट इट कि जिस प्रकार से हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र है, जिस प्रकार से सड़कें बन रही हैं, जी सर। जिस प्रकार से रोपवे बन रहे हैं, जिस प्रकार से रेलवेज ने प्रगति की है, जिस जी प्रकार सर। से वंदे भारत ट्रेन आई हैं, जिस प्रकार से जो हवाई सेवा हैं वो जन जन तक पहुंच गई हैं, इसके अलावा इसके साथ में हमारी इकॉनमी भी बढ़ रही है। जी सर। तो मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल जो कॉम्प्रिहेंसिव पर्सपेक्टिव है एक नेशनल ग्रोथ का, वो अवश्य ही हम उस कदम की तरफ बढ़ रहे हैं। जी सर। इसलिए ये भी जरूरी है कि हम अपने हर एक हिस्से को, हम अपने परिवार के हर एक अंग को, जिसके अंदर में महिला हैं, युवक हैं, गरीब और मध्यम वर्ग है, किसान हैं और एवरीवन जो भारतीय है, उसको किस प्रकार इस संकल्प के साथ जोड़े और सबका योगदान इसके अंदर में शामिल है। आपने बहुत सुंदर सवाल किया है कि हमारी आत्मनिर्भरता, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा, हमारी सेना के बारे में। अभी जो सबसे बड़ा बदलाव आया है वो है कि किस प्रकार से हमने बॉर्डर एरिया के अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है। अभी सड़कों का बनाना, ब्रिजेस का बनाना, हेलीपैड्स का बनाना, एयरफील्ड्स का बनाना, मुझे ऐसा लगता है ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है 2023 की। एज ए राष्ट्र जो हमने एक संकल्प लिया है कि सेल्फ रिलायंस का, आत्मनिर्भरता का, जिस प्रकार से अभी हम देश के अंदर ही अपने जो सामग्री होती है मिलिट्री हार्डवेयर, उसका मैन्युफैक्चरिंग किया है। और सबसे खुशी की बात है कि पहले इंपोर्ट करते थे, अभी हमने एक्सपोर्ट की तरफ में अपना नज़र जी सर। घुमाया है। जिस प्रकार से हमने डिफेंस कॉरिडोर्स बनाए हैं,
और पूरा जो हमारी इंडस्ट्री है उसके अंदर में पार्टिसिपेट कर रही है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा बदलाव है। और देखिए, पूरी दुनिया में जो सबसे उच्च कोटि के सोल्जर है वो भारत के सोल्जर है। जी सर। और मैंने तो 40 साल, तकरीबन 40 साल इंडियन आर्म फोर्स के अंदर में राष्ट्रीय सुरक्षा में सेवा की है। जी आई कैन सर। टेल यू, कभी कभी ऐसा लगता है कि प्रभु का जो सबसे बड़ा आशीर्वाद हमारे राष्ट्र को है वो हमारे सोल्जर, सिपाही, हमारी सेना के थ्रू है। उनकी जो निष्ठा है, उनके जो काम करने का तरीका है, उनकी जो प्रोफेशनलिज्म है, अपने आप में बिल्कुल अलग लेवल की है। सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, आपने तो देखा 15 जून ईस्ट लद्दाख, जी सर। वो साल, वो दिन कभी नहीं भूल सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे 20 बलवानों ने जी सर। गलवान के अंदर में अपना शौर्य दिखाया। मेरे को ऐसा लगता है कि अभी जो भारत ने अपना ट्रेंड चेंज किया है वो है हार्ड डिसीजन का, जी सर। जी सर। वो है एक नेशनल विल का, वो है एक पॉलिटिकल विल फॉर द नेशनल सिक्योरिटी का। जी सर। बालाकोट एयर स्ट्राइक बहुत बड़ा चेंज हमारे सोच विचार में है, क्योंकि जब से आज़ादी मिली है, पीस टाइम के अंदर में, नॉन वॉर डिक्लेयर्ड पॉइंट टाइम के अंदर में, सरहद को पार करके किसी टेररिस्ट नेटवर्क के ऊपर में डायरेक्ट हमला करना अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है कि किस प्रकार भारतीय सेना का दृढ़ निश्चय, कार्य करने की प्रणाली और लीडरशिप और पूरे भारत की नेशनल विल क्या है। बहुत खुशी होती है कि हमारे एट द नेशनल लेवल जिस प्रकार से हमने हार्ड डिसीजंस लिए हैं, आर्टिकल 370, बालाकोट एयर स्ट्राइक, और जिस प्रकार ईस्ट लद्दाख के अंदर में पहली बार उस हालत के अंदर में एक हार्ड स्टैंड लेकर और इलाके को डोमिनेट किया है, वो अपने आप में बिल्कुल अलग है। और मैं एक बात साझा करना चाहता हूँ कि अगर आप हमारी सेना का और वो गलवान का इंसिडेंट को एनालाइज करेंगे तो पता लगता है कि हमारे जवान किस प्रकार उनका स्टैंडर्ड बिल्कुल अलग है। हमारे जो दुश्मन हैं, जी सर, वो तो सिर्फ प्रॉक्सी वॉर, मीडिया वॉर, लीगल वॉर, वो तो एक्सपेंशनिज्म के अंदर में बिलीव करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि भारतीय सेना और भारतीय सैनिकों का जो कमबैक एक्सपीरियंस है वो पूरी दुनिया में सबसे अलग है। तो मैं आपको पहला तो हमारे सैनिकों का जो प्रोफेशनलिज्म है, जो उनका राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति, और सबसे बड़ी बात ये है कि उनके अंदर में जो सुप्रीम सेक्रीफाइस अपने राष्ट्र के लिए, वो पूरी दुनिया में अलग है। जी सर। और अभी जिस प्रकार से डिफेंस इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चर, बॉर्डर इलाका के अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और जिस प्रकार से हमारी डिप्लोमेसी ने एक अलग शेप लिया है, हमारी डिप्लोमेसी में भी दो टूक बात करने का जो एक हार्ड डिसीजन और एक कार्य प्रणाली है, उसने पूरी दुनिया को एक सबक दिया है कि किस प्रकार से एक विशाल राष्ट्र को अपनी डिप्लोमेसी करनी चाहिए। जी, बहुत ही अच्छा सर। आपने जो 2047 का जो हमारा विकास यात्रा का संकल्प है, उस विकास यात्रा के संकल्प में जो हमारी सैन्य सुविधाएं हैं वो हम कहाँ पर हैं, क्योंकि किसी भी राष्ट्र के लिए डिफेंस मैकेनिज्म का स्ट्रांग होना, हार्ड होना बहुत ज़रूरी है, और उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। तो स्वतः ही जो डिफेंस मैकेनिज्म का जो स्ट्रांग होना है वो हमारे इस संकल्प को पूरा करेगा। और एक अब मेरा जो अंतिम प्रश्न सर ये है कि 2024 को लेकर हम यदि उत्तराखंड की बात करें, क्योंकि आपके पास पूरी राज्य की जिम्मेदारी है, और कैसे आप निर्देशित करेंगे, कैसे आप एक जो विकसित भारत का जो संकल्प है उस संकल्प में उत्तराखंड को हम कैसे शामिल करें, और खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आप, क्योंकि उत्तराखंड एक आपदा के मामले में हम देखें तो बड़ा संवेदनशील क्षेत्र है, तो आपदा, स्वास्थ्य और शिक्षा, इन तीन चीज़ों को
हम कैसे उस संकल्प यात्रा से जोड़ें, कैसे उसमें हम भागीदारी करें, इन पर आपका जो एक संदेश है समाज के लिए, उत्तराखंड की जनता के लिए, वो आप दीजिए सर। आपका प्रश्न बहुत सुंदर है, क्योंकि 2024 शुरू होने से पहले आपने पूछा है कि 2024 के लिए हमारा संकल्प, मार्ग और हमारी विल क्या होनी चाहिए, हमारी जी इच्छा क्या होनी चाहिए। जी सर। सच कहूँ तो 2024 में क्या करना है, इसका जो रोड मैप है ऑलरेडी 2023 के जितने भी कार्य किए हैं उसमें ही आपको मिलेगा। क्योंकि जिस प्रकार से उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट हब बनकर उभरा है, उसमें हम क्या करेंगे, जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसको किस प्रकार इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमने जिस प्रकार से अभी ग्लोबल इवेंट्स किए हैं दो जी उत्तराखंड के अंदर में, जी सर। तो हमको रेड टेप को रेड कारपेट में बदलना पड़ेगा। जी सर। जो मल्टीपल विंडोज होती हैं एंगेजमेंट की, उसको सिंगल विंडो में करना पड़ेगा, और जो भी हमने कहा है उसको कार्य और कर्म में परिवर्तन करना पड़ेगा। हमारे लिए एक बात बहुत क्लियर है कि 2024 अंश होगा, जिसके अंदर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ के प्रांगण से, मैं उस वक्त उनके साथ में था, जी सर। उन्होंने कहा कि 21st सेंचुरी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। ये बहुत बड़ी बात है। जी सर। मैं वहां पर बैठा था तो मुझे ऐसा लगा कि जिस प्रकार से नारायण की, प्रभु की, शिव जी का जो सोच, जहां ब्रह्मांड की जो सोच है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबके साथ में साझी की। तो ये जो बात है कि 21st सेंचुरी को तीसरा दशक किस प्रकार से उत्तराखंड का होगा, इसी पे कार्य करना पड़ेगा उत्तराखंड को 2024 के अंदर में। जी तो मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, विकास और विकास की गति को किस प्रकार किया जाए। और एक बात और है कि जो 2024 है, ये हमको अलाइनमेंट करेगा 2047 के लिए, क्योंकि उसके अंदर में बहुत क्लियर बताया गया है कि हमारा मकसद है विकसित राष्ट्र, हमारा मकसद है आत्मनिर्भर भारत, हमारा मकसद है सर्वश्रेष्ठ भारत। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मेरे को ऐसा लगता है ये बहुत नेचुरल चीज़ है, ये प्राकृतिक और ब्रह्मांड का आदेश है कि भारत विश्व गुरु का स्थान ग्रहण करे। कभी कभी ऐसा लगता है कि जब उत्तराखंड को बहुत बारीकी से देखते हैं कि हर एक चीज़ का ये स्रोत रहा है, प्रेरणा स्रोत रहा है। गंगा मैया, जमुना जी यहीं से शुरू होती है। विशाल हिमालय के सबसे पवित्र स्थान यही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भगवान शिव जी ने भी अपना घर यही बनाया है। जी सर। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार हम बारीकी से देखते हैं ऋषिकेश, हरिद्वार, और हम देखते हैं कि हम तो योग नगरी हैं, हम तो तप स्थली हैं, हम तो भारत की सभ्यता संस्कृति का स्रोत हैं, फाउंटेन हेड हैं, हम तो शिवजी का सोच, विचार और धारणा के सबसे बड़े स्रोत हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर में ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। हमको 2024 में इसके ऊपर में विचार करना पड़ेगा कि इन सब को हम कैसे इम्प्लीमेंट करें। कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ शब्दों में ही रहें, हमको उनको अपने कर्मों और कार्यों से जोड़ना होगा। और आपने बहुत सुंदर बात कही कि जो उच्च शिक्षा है उसके बारे में 2024 में क्या करना चाहिए। देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2023 के अंदर में उच्च शिक्षा के बारे में कुछ एक बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप्स लिए गए। पहला बात तो हमारे उत्तराखंड के अंदर में 35 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसके अंदर में 11 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, और 11 की स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को एक बहुत ही सुंदर मोबाइल एप्लीकेशन के साथ जोड़ा गया, ताकि हम सब एक मिशन और एक मुद्दे के ऊपर चल सकें। उसके अलावा जो हमारी, जिनको हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी कहते हैं, जो निजी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको भी एक मोबाइल एप्लीकेशन से एक प्लेटफॉर्म पर लेके आए हैं।
पहली बार हुआ है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की हमने 2 बार मीटिंग की है, क्योंकि इनका हमारे परिवार के ऊपर में, हमारे यूथ के ऊपर में, युवा हमारे बेटे बेटियों के ऊपर में बहुत असर होता है। तो वी ऑल आर ऑन वन प्लेन कि किस प्रकार हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें। सबसे बड़ा बदलाव तो ये हुआ है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जी 2020 की, उसको ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट किया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी है, इसके अंदर में स्किल, स्टेम और किस प्रकार से हम अपनी सभ्यता से जुड़े, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और 2023 के अंदर में एक चीज़ पक्का की है कि जो हमारे वाइस चांसलर्स की सिलेक्शंस है, उसको एकदम ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबिलिटी तरीके से किया है। मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि ये चीज़ इम्प्लीमेंट करते हुए बहुत खुशी हुई कि जब हम उनका सिलेक्शन करते हैं, सर्च करते हैं, तो उस वक्त में जो इंटरेक्शन होती है, पूरा प्रोसेस है, उसको वीडियो कैमरे से करते हैं ताकि उसका रिकॉर्ड रहे। मेरे ऑफिस में जब मैं उनसे इंटरेक्ट करता हूँ, एक कैमरा मेरे ऊपर में और एक कैमरा जिनको हम सिलेक्ट कर रहे हैं उनके ऊपर में, ताकि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी हो। इसके अलावा हर एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को हम खास तौर पर उनको किस प्रकार से उनको हम ऑटोनमी दें ताकि अपना कार्य कर सकें, हम उनको किस प्रकार से उनकी फुल अकाउंटेबिलिटी का हिस्सेदार बनाएं और किस प्रकार से यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में ट्रांसपेरेंसी करें। मेरे को बहुत खुशी है इस बात की कि जब भी मैं यूनिवर्सिटीज़ की कॉन्वोकेशन में जाता हूँ, तो मैं साझा करना चाहता हूँ सबके साथ में कि 60 to 70% हमारी बेटियाँ जी डिग्रीज, अवार्ड्स, गोल्ड मेडल और पीएचडी लेती हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड का जो इतिहास है, द्रोणाचार्य जी से लेकर और उसके बाद अंग्रेज़ों के टाइम में भी बहुत अच्छे स्कूल रहे हैं, और वो जो प्रथा है शिक्षा की, एजुकेशन की, स्कूल्स की, यूनिवर्सिटीज़ की, आज के दिन में जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो वर्ल्ड पैरामीटर्स के बहुत सुंदर कार्य कर रही हैं और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। ऐसा लगता है कि ये जो हमारी अमृत पीढ़ी है और आने वाले 25 साल हैं, इनकी शिक्षा विल डिसाइड कि हम क्या अचीव करेंगे। इसलिए हमारी यूनिवर्सिटीज़ का, हमारे शिक्षकों का और हमारे सारे युवा की ये जिम्मेवारी बन जाती है कि हम 2024 में हमारे जो संकल्प लिए हैं, हमारे जो 2047 का सपना है, जो संकल्पों को किस प्रकार हम कार्य में और लर्निंग के अंदर में इस्तेमाल करें, ये सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए है। बहुत ही अच्छा सर आपने अपना वक्तव्य रखे। और आत्मनिर्भर भारत की बात करें या विकसित भारत का जो संकल्प है उसकी बात करें, और जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है इस समय राष्ट्रीय स्तर पर उसकी बात करें, और उत्तराखंड के संदर्भ में यदि हम आपदा प्रबंधन की बात करें, शिक्षा की बात करें, इन तमाम मुद्दों पर आपने अपने वक्तव्य जनता के सामने रखें। और 2024 के लिए आपने संदेश दिया कि हम जो 2023 में जो संकल्प हमने लिए हैं, जो काम हमने शुरू किए हैं, उनको हम 2024 में पूरा करेंगे और राज्य के हर जनमानस को उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। तो इसी के साथ सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं हेलो हल्द्वानी के द्वारा हर एक उत्तराखंडी, हर एक भारतीय को नव वर्ष की शुभकामना देता हूँ। अगर मैं हर एक चीज़ को समअप करूँ, जितना भी हमने वार्तालाप किया है, एक चीज़ बिल्कुल क्लियर आती है, यही समय है, सही समय। धन्यवाद। जय हिंद।